हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर में हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ लिया है अभी तक, और डीसी जनरेटर के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व क्या होते हैं वो पढ़ लिया है। डीसी जनरेटर के मेन पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पढ़ लिया है। डीसी जनरेटर का कम्यूटेटर पर वर्किंग और डीसी जनरेटर का स्लिप रिंग पर वर्किंग, ये दोनों पढ़ लिया है। फिर डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन में भी हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर, मतलब प्राइम मूवर के आधार पर। दूसरा पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ एक्साइटेशन सिस्टम। इसके बाद हम लोगों ने डीसी जनरेटर का क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू किया आर्मेचर और फील्ड के कनेक्शन विधि के आधार पर। तो पहला हमने उसमें पढ़ा था सीरीज जनरेटर। आज पढ़ने चल रहे हैं हम लोग शंट जनरेटर। आर्मेचर और फील्ड को एक दूसरे से किस तरह से जोड़ेंगे। तो शंट जनरेटर में आर्मेचर और फील्ड को एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। बोर्ड पर हमने डिस्प्ले कर दिया है डीसी शंट जनरेटर। शंट का मतलब ही दिमाग में बैठा लीजिए, समानांतर, पैरेलल। ठीक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। शंट मतलब होता है पैरेलल, क्योंकि लड़के नहीं जानते शंट का मतलब कुछ और समझने लगते हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिए। कहीं ये वर्ड आए शंटिंग, तब आप क्या जवाब देंगे? शंटिंग मतलब पैरेलल, कोई चीज पैरेलल जोड़ी जा रही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं शंट जनरेटर का। ये हमने आर्मेचर बना दिया और दो तार निकाल दीजिए यहां से। कार्बन ब्रश के माध्यम से दो तार ये बाहर आ गए। अच्छा, अब एक फील्ड भी दिखा दीजिए। फील्ड से भी दो तार निकाल दीजिए। अब फील्ड को आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए। इस तरह से जोड़ दिए और यहां से इसको ऐसे जोड़ दिए, और इस फील्ड का नाम आप लिख दिए एफ। और क्योंकि ये समानांतर में लगी है इसलिए हम इसको बोलते हैं शंट फील्ड। तो यहां पर छोटे से अक्षर में लिख देंगे एस एच मतलब हो जाएगा शंट फील्ड। अब ये जो जंक्शन पॉइंट था, यहीं से सप्लाई मिलती है ना। आर्मेचर जब घूमेगा तो बिजली पैदा करेगा। वह बिजली कहाँ आएगी? कार्बन ब्रश के माध्यम से यहाँ पहुंचेगी और यहाँ पहुंचेगी, यहीं से घूम के शंट फील्ड में आएगी। अच्छा, यहीं से आप जो है आगे एक एक तार निकाल दीजिए लोड के लिए। लोड यहीं से एक सप्लाई और चली जाएगी लोड के लिए, और यहीं से एक सप्लाई चली जाएगी शंट फील्ड के लिए। तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम आपका हो गया। EQUIVALENT, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ शंट जनरेटर। या हिंदी में अगर आप इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं समतुल्य डायग्राम। शंट जनरेटर का समतुल्य डायग्राम, हम केवल समतुल्य लिख दे रहे हैं बस, समतुल्य। बाकी आप समझ जाइएगा किसका समतुल्य है, शंट जनरेटर का। अच्छा, कोई बुक में फिगर इस तरह से दिखेगा आपको। ये आर्मेचर दिखा दिया जाएगा और ये कार्बन ब्रश लग जाएगा, और यहां पर एक आप फील्ड दे दिए। फील्ड को आर्मेचर के साथ ऐसे जोड़ दीजिए। फिर ये जंक्शन पॉइंट मिल गया। आर्मेचर जब बिजली पैदा करेगा तो बिजली कहाँ आएगी? यहाँ आएगी, यहाँ आएगी। यहाँ पर भी यही था, आर्मेचर जब बिजली पैदा करती थी तो सप्लाई यहाँ आई, वो सप्लाई यहाँ आई। यहीं से एक शंट फील्ड में जाता था, यहीं से एक लोड में जाता था।
तो यहीं से एक शंट फील्ड में चला जा रहा है, यहीं से फिर एक लोड में चला जा रहा है। तो जो फिगर आपको ज्यादा सही लगे वो फिगर आप समझ लीजिए। शंट फील्ड यहाँ भी आप FSH कर दीजिए। मैक्सिमम बुक में आपको ये फिगर देखने को मिलेगा, तो जो ज्यादा इजी लगे वो फिगर से आप समझ सकते हैं। चलिए अब इसके शंट जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में, कैसे वर्क करता है, ये सब पे बात करते हैं। ये फिगर हम मिटा दे रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मेन चीज पूछी जाती है, जो शंट फील्ड लगी है यह पतले तार की होती है या मोटे तार की होती है। तब आप हम यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं इस चीज को। शंट फील्ड याद कर लीजिए बिल्कुल आप, शंट फील्ड कैसी होगी? पतले तार अधिक लपेट। पतले तार और अधिक लपेट की होती है। पतला तार में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और टर्न ज्यादा आप कर दे रहे हैं, इसलिए रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। रीजन सिर्फ यह है कि पतला तार अगर ना लगा करके आप मोटा तार यहां लगा देंगे तो आर्मेचर जब विद्युत वाहक बल पैदा करेगा तो सप्लाई यहां पहुंचेगी इस टर्मिनल पर। तो मोटा तार आप लगा देंगे तो मोटे तार का रेजिस्टेंस होता है कम, तो मैक्सिमम करंट यहां आ जाएगी और ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, क्योंकि बीच में इसको रोकने के लिए कुछ है नहीं। मैक्सिमम करंट इधर आ जाएगी, ये फील्ड हो जाएगी शॉर्ट सर्किट, और लोड की तरफ जाने वाला करंट का मान हो जाएगा कम, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा ना। शंट फील्ड अगर मोटे तार की कर देंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो सारा करंट इधर ही भागेगा और ये फील्ड शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, लोड की तरफ जाने वाले करंट का मान कम हो जाएगा। यही चीज आप देखिए सीरीज जनरेटर में कैसे लगाते थे। सीरीज जनरेटर में हम ऐसे लिए आर्मेचर और ये लगा दिए कार्बन ब्रश और ये फील्ड ले लिया, बस यहीं से लोड दे देते थे। लोड तो यहां पर जो ये फील्ड लगती थी इसका नाम रखते थे हम FSC सीरीज फील्ड। और यह कैसी होती थी? यह मोटे तार की होती थी, यही आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोटे तार और कैसी होती है? कम लपेट। कम लपेट, लपेट का मतलब टर्न, कम टर्न किया जाएगा। तो मोटा तार होगा कम टर्न होगा, जब टर्न कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम हो जाएगा। ज्यादा लपेटेंगे ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, कम लपेटेंगे कम रेजिस्टेंस आएगा। तो कम लपेट और मोटा तार है तो इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा। अब यहां पर मोटा तार और कम लपेट क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड तीनों श्रेणी में जुड़े होते हैं। अब लोड जितना करंट लेता है उतना करंट इस फील्ड से होके बहना होता है। अगर यही पतला तार लगा दूं मैं, यहां पर सीरीज जनरेटर में पतला तार लगा दूंगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस, पतले तार का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पतले तार का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर मैं पतला तार लगा दूंगा तो क्या होगा? पतला तार की वजह से इस फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तब क्या होगा? लोड में जितना लोड जितना होगा, लोड ज्यादा होगा तो ज्यादा करंट खींचेगा अपनी तरफ, ज्यादा करंट खींचेगा तो वो उतनी करंट इसमें से फ्लो होनी चाहिए, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फिर उतनी करंट इसमें से फ्लो नहीं हो पाएगी। जब उतनी करंट इसमें से नहीं फ्लो हो पाएगी तो यह फील्ड वाइंडिंग फिर क्या होगी? हीट होने लगेगी। हीट होने के कारण फिर ये जल जाएगी, और साथ ही साथ लोड को भी कम करंट मिलेगा, तो लोड को जितना करंट चाहिए उतना मिलेगा नहीं, तो लोड भी जो है आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। यहां पर देखिए, यहां पर जो शंट फील्ड है आपकी, यह जो है पतले तार की अधिक लपेट की बनाई जा रही है। अगर मैं इसको मोटा तार का कर दूंगा, मोटा तार करने का रीजन से क्या हो जाएगा कि इस फील्ड का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होने के कारण इस आर्मेचर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल सारा का सारा, माने सारा करंट इधर से फ्लो होने लगेगा, तो यह फील्ड जल जाएगी उस टाइम, क्योंकि बीच में रोकने के लिए कुछ नहीं है। यहां पर रोकने के लिए है लोड में करंट, लोड ज्यादा रहेगा तो ज्यादा करंट इसमें फ्लो होगी, लोड कम रहेगा तो कम करंट इसमें फ्लो होगी। माने
फील्ड की करंट को नियंत्रित करने के लिए यह लोड है, लेकिन यहाँ पर फील्ड की करंट को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए इस फील्ड को ऑलरेडी हम पतले तार की और अधिक लपेट की बना देते हैं। पतला तार होने से रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है, साथ ही टर्न अधिक होने से भी रेजिस्टेंस अधिक हो जाता है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में करंट इसमें से नहीं फ्लो हो पाती है कि यह जल जाए, और फिर मैक्सिमम करंट का प्रवाह लोड की तरफ होता है। इसकी तरफ उतना ही करंट फ्लो होती है जितना इस फील्ड को उत्तेजित करने के लिए जरूरत होती है। तो चलिए ये सब पॉइंट्स अभी मैं नोट कर दूंगा आपको। अब एक चीज और यहां देख लीजिए, शंट जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल के मान को नियंत्रित करने के लिए शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट भी लगा दिया जाता है। तो हम लगा के दिखा दे रहे हैं यहीं पर, इसको एक रियोस्टेट लगा दिए। रियोस्टेट का मतलब हम आपको समझा ही चुके हैं पहले। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब हो गया हिंदी में उसको बोलेंगे परिवर्तिमान प्रतिरोधक। परिवर्तिमान प्रतिरोधक माने इस रेजिस्टेंस के मान को कम ज्यादा करके इस फील्ड में बहने वाली करंट को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में एक नॉब होती है, उसको पकड़ के ऐसे खिसकाइएगा, तो जितना आप खिसकाएंगे उसी हिसाब से जो है आपका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता रहेगा। तो अगर आप यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो इस फील्ड में बहने वाली करंट का मान कम हो जाएगा, यहाँ रेजिस्टेंस कम कर देंगे तो इस फील्ड में बहने वाली करंट का मान बढ़ जाएगा। मतलब यह है कि फील्ड अगर इसको आप नहीं लगाते हैं तो फील्ड अपने रेजिस्टेंस के अनुसार जितना करंट लेना होगा उतना तो लेगी ही, लेकिन अगर उसको आप मैक्सिमम करंट को आप नियंत्रित करना चाहते हैं, कम में भी करना चाह रहे हैं कि आप फील्ड का एक्साइटेशन कम करना चाह रहे हैं, तो ये रजिस्टर यानी कि रियोस्टेट लगा दीजिए फील्ड के श्रेणी क्रम में। इससे क्या होगा, इस जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को आप नियंत्रित कर सकते हैं। सपोज दैट जनरेटर चल रहा है, वोल्टेज पैदा कर रहा है, 250 वोल्ट पैदा कर रहा है। अब 250 वोल्ट यह लोड को मिल रहा है, आपको चाहिए 220 वोल्ट। तो क्या करिए, करना क्या पड़ेगा, दो काम करना पड़ेगा। या तो आर्मेचर का स्पीड कम कर दीजिए, आर्मेचर जिस डीजल इंजन वगैरह से या टरबाइन से जुड़ा होगा वहां से आरपीएम कम कर दीजिए, या तो इस फील्ड का एक्साइटेशन कम कर दीजिए। इस फील्ड का एक्साइटेशन कम करने के लिए फील्ड के सीरीज में लगे हुए इस रियोस्टेट का वैल्यू थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो बहने इसमें पहुंचने वाली करंट का मान कम हो जाएगा, जिसके कारण फील्ड का एक्साइटेशन जब कम हो जाएगा तो कटने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल भी कम हो जाएगा। तो दोनों तरीकों से आप विद्युत वाहक बल को नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे तो आर्मेचर की स्पीड कंट्रोल करके, चाहे तो शंट फील्ड के सीरीज में रियोस्टेट लगा करके। एक पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट जो आपको बताना है वह यह बताना है कि शंट जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते टाइम लोड से कनेक्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट करते टाइम अगर लोड से कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, विद्युत वाहक बल नहीं पैदा करेगा। और रीजन क्या है सोचिए, तो क्यों नहीं लोड से जोड़ना चाहिए स्टार्ट करते टाइम, कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए। यहां पर क्या था, आपको बताया गया था सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। इसमें बताया गया था बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, इस सीरीज जनरेटर में आपको बताया गया था बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। यहां बताया जा रहा है कि जो है बिना लोड के स्टार्ट करना है, बिना लोड के स्टार्ट करना है आपको। तो अंतर क्या हो रहा है वो समझिए। बिना लोड के इसमें क्या था, लोड अगर आप नहीं लगा रहे थे तो क्या हो रहा है, आर्मेचर घूमेगा, जो भी विद्युत वाहक बल पैदा होगा सीरीज फील्ड में इधर से तो जाएगा, लेकिन
परिपथ पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि लोड है ही नहीं। जब लोड नहीं रहेगा तो परिपथ ही नहीं पूर्ण होगा, तो ये सीरीज फील्ड जो है एक्साइट ही नहीं होगी। जब सीरीज फील्ड एक्साइट नहीं होगी तो कोई चुंबक नहीं बनेगा, जिसके कारण आर्मेचर घूमता तो रहेगा लेकिन बिजली नहीं पैदा करेगा। इसमें क्या रीजन है? इसमें कह रहा है कि बिना लोड के इसको स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। बिना लोड के स्टार्ट करने का रीजन सिर्फ यह है कि यह फील्ड वाइंडिंग आपकी पतले तार की अधिक लपेट की है, जिसके कारण क्या है, इसमें अधिक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप लोड मान लीजिए इधर लगा दिए, सब कुछ जुड़ा है, जनरेटर का इंजन, डीजल इंजन घुमा दीजिए, हैंडल धक 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 स्टार्ट हुआ और आर्मेचर घूमना शुरू हो गया। आर्मेचर घूमना शुरू होगा जैसे ही, तो शुरुआत में तो आपको पता ही है कि फील्ड में रेजिडुअल मैग्नेट होता है। शुरुआत में इसमें कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई तो है नहीं, जिसके कारण इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र है नहीं, थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र रहता है रेजिडुअल मैग्नेट के कारण। तो उस थोड़े से चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को आर्मेचर शुरू में काटना शुरू करेगा, जिसके कारण थोड़ा सा विद्युत वाहक बल बनेगा। वो विद्युत वाहक बल जैसे यहाँ टर्मिनल पर पहुंचेगा तो लोड की तरफ भाग जाएगा। अगर लोड का रेजिस्टेंस कम होगा तो लोड की तरफ भाग जाएगा और फील्ड की तरफ आएगा ही नहीं सप्लाई। फील्ड की तरफ सप्लाई आएगा नहीं, ये आर्मेचर आपका घूमता रहेगा और इस फील्ड में जितना रेजिडुअल मैग्नेट है, उस रेजिडुअल मैग्नेट की बल रेखाओं को काटता रहेगा। थोड़ा सा जो विद्युत वाहक बल बनता रहेगा वो यहां तक पहुंचेगा, यहां से वह लोड की तरफ भाग जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में भागेगा जिस कंडीशन में अधिक लोड लगा होगा। लोड अधिक होगा तो मतलब लोड का रेजिस्टेंस कम होगा, तो सारा करंट, सारा विद्युत वाहक बल उधर भाग जाएगा। फील्ड की तरफ जब आएगा ही नहीं तो फील्ड का उत्तेजना बढ़ेगा ही नहीं। फील्ड का उत्तेजना बढ़ेगा नहीं तो आर्मेचर आपका घूमता रहेगा, ऐसे बिजली नहीं पैदा करेगा। इसलिए यहां पर एक चेंज ओवर स्विच, यहाँ एक मतलब कोई स्विच वगैरह लगा दीजिए कि जब आर्मेचर माने जब इंजन को स्टार्ट करना हो तो लोड को डिस्कनेक्ट कर दें हम, और इंजन स्टार्ट हो जाए और पूर्ण विद्युत वाहक बल पैदा करने लगे, यानी कि ये फील्ड पूरी एनर्जाइज हो जाए, पूर्ण विद्युत वाहक बल पैदा करने लगे। उसके बाद जो है स्विच ऑन कर दीजिए, लोड की तरफ फिर सप्लाई जाने लगे। यह रीजन होता है शंट जनरेटर में। तो यह पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। सीरीज जनरेटर को अब देखिए, मेन पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की और कम लपेट वाली होगी, और इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम होगा। शंट जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार की और अधिक लपेट वाली होगी, इस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस अधिक होगा। सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा। शंट जनरेटर को बिना लोड के चलाना चाहिए। शंट जनरेटर को अगर लोड पर चलाएंगे तो वह विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा। यह डिफरेंस है। मानिए इसको लोड पर चलाना चाहिए, इसको बिना लोड के स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट जब पूर्ण विद्युत वाहक बल बनने लगे तब फिर लोड से कनेक्ट करिए। चलिए और कुछ चीजें बताता हूं आपको अभी। अब जितनी चीजें हमने समझा दिया है, पहले इतनी चीजों को फिर मैं लिखवा देता हूं, इसके बाद फिर जो है इसका आर्मेचर करंट और फील्ड करंट वगैरह का जो रिलेशन है वो बताता हूं। पहले इतनी चीजें नोट कर लीजिए। तो इसको मिटा दे रहा हूं और फिर मैं डिस्प्ले कर रहा हूं आपको, जितना मैटर मैं बोला हूं उतना नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने जितना डिस्क्रिप्शन आपको दिया था वह सारा डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। जो कुछ भी मैंने बताया था सारा चीजें वही लिखा गया है। लास्ट में लिखा है, अतः कोई शंट जनरेटर जब तक पूर्ण विद्युत वाहक बल उत्पन्न न करने लगे तब तक उसे लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। ठीक है, और भी चीजें लिखी हुई है। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, ये फील्ड वाइंडिंग पतले तार की अधिक लपेट वाली बनाई जाती है। सारी बातें हमने इसमें लिख दी है, आपको और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको
आर्मेचर करंट, फील्ड करंट और लोड करंट के बीच में रिलेशनशिप समझाता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर हम आगे देखिए। तो चलिए देखिए इसको, आर्मेचर करंट, लोड करंट और सीरीज फील्ड आर्मेचर करंट, शंट फील्ड करंट और लोड करंट तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। जैसे हम यहां लिख देंगे रिलेशनशिप बिटवीन आर्मेचर करंट इसको हम लिखेंगे आई ए से, कामा शंट फील्ड करंट इसको हम लिखेंगे आई एस एच से, कामा तथा लोड करंट। रिलेशनशिप बिटवीन आर्मेचर करंट, शंट फील्ड करंट एंड लगा दीजिए, एंड, क्योंकि सब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो तथा वहां लिख दिए हम, एंड लोड करंट। लोड करंट को हम लिखेंगे आई एल से। अब यहां पर इसको समझने के लिए रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप फिगर देखिए और समझ जाइए। ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये लग गया कार्बन ब्रश, ये एक तार आपकी ये फील्ड हो गई, फील्ड से एक तार इधर निकल गया। अब इसको हमने इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ये हमारा क्या बन जाता है, ये जंक्शन पॉइंट बन जाता है। यहां से एक तार और निकालेंगे, ये चला जाएगा कहां, लोड की तरफ। और ये फील्ड हो गई हमारी एफ, एस से इसको दर्शाएंगे। और आर्मेचर में बहने वाली करंट को हम लिखेंगे आई ए, फील्ड में बहने वाली करंट को लिखेंगे हम आई एस एच, और लोड में बहने वाली करंट को हम लिखेंगे आई एल। अब मान लीजिए आर्मेचर से करंट चला, इधर से चला दे रहे हैं इसे, ठीक है, चाहे इधर चला दे चाहे इधर से, किधर से भी आप दिखा दीजिए। आर्मेचर से करंट चला, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच करके क्या होगा, दो भाग में डिवाइड होगा, एक भाग इधर जाएगा और एक भाग इधर चला जाएगा। क्योंकि शंट है ना, आर्मेचर और शंट फील्ड और लोड तीनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, तो यहां से करंट दो भाग में डिवाइड होगा, एक भाग इधर जाएगा, एक भाग इधर जाएगा, तो ये तीनों पैरेलल में होंगे। तो आपको यहां से देखना है आर्मेचर करंट है ये आई ए, चलिए ऊपर दिखा देते हैं, आर्मेचर करंट आई ए यही पहुंची यहां पर, यहां पहुंच करके दो भाग में डिवाइड हो गई, एक भाग चला गया आई एस एच और एक भाग चला गया आई एल। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आई ए ही दो भागों में बट रही है ना, यही आई ए दो भागों में बट रही है, किधर जा रहा है किधर जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं आई ए इज इक्वल टू आई एस एच प्लस आई एल, ठीक है। आर्मेचर करंट यही जाकर के दो भाग में डिवाइड हो, इधर एक इधर, तो माने यह बराबर इन दोनों के योग के। तो आर्मेचर करंट आई ए बराबर आई एस एच प्लस आई एल, ये हमने यहाँ पर एक फार्मूला दे दिया। यही सीरीज जनरेटर में आपको जब बताए थे तो उसमें सेम था, आई ए इजकल टू आई एस सी इजकल टू आई एल, लेकिन यहाँ पर इस तरह से होगा आर्मेचर करंट इजकल टू शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। अभी एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल बड़ा कराऊंगा, अच्छे से उसको समझ जाइएगा। समझ जाएंगे तो फिर उससे छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी फुटकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए एक न्यूमेरिकल इस पे आप देख लीजिए। एक चीज और यहां बता दूं आपको, थोड़ा सा फिर न्यूमेरिकल देखिए कि जैसे आर्मेचर, यहां पर वोल्टेज की जो बात आएगी तो तीनों चीजें पैरेलल में हैं, तो जो टर्मिनल वोल्टेज यहां पर होगा, यहां पर जो वोल्टेज होगा वही यहां भी होगा, वही यहां भी होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो जो वोल्टेज यहां पर होगा टर्मिनल पर, वही वोल्टेज यहां होगा, वही
एक सेकंड मैं कंफर्म करके बोल रहा हूं आपको। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो कंफ्यूजन हो गया था उसको क्लियर करिए। जैसे जो यहां पर वोल्टेज मिलेगी उसको हम बोलेंगे VT, टर्मिनल, यानी लोड को जो वोल्टेज मिलेगी उसको हम लिखेंगे VT। T माने टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज और शंट फील्ड दोनों एक दूसरे के, ये माने लोड और शंट फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं, जिसके कारण जो टर्मिनल पर वोल्टेज ली जाएगी, कैलकुलेशन में बता रहा हूं, कैलकुलेशन के दौरान जो टर्मिनल पर वोल्टेज ली जाएगी वही वोल्टेज शंट फील्ड पर ली जाएगी। इस फिगर को आप यहां पे ऐसे समझिए, तब अच्छे से समझ पाएंगे। ये हो गया आर्मेचर, ये वाला फिगर उठा लीजिए, और ये हो गई आपकी शंट फील्ड, और ये चला गया सप्लाई कहां को, लोड को। तो यहां पर लोड वोल्टेज हमने मानना VT हो गया, यानी कि यहां टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो VT है। तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो यही टर्मिनल वोल्टेज VT आप यहां पर भी करेंगे। बाकी आर्मेचर में क्या होगा, आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तो ज्यादा होता है, ये आप जान ही रहे हैं, आर्मेचर में ज्यादा उत्पन्न होता है, लेकिन टर्मिनल लोड यहाँ टर्मिनल तक उतना पहुंचता नहीं है। सपोज करिए 250 वोल्ट का उत्पादन हो रहा है, तो टर्मिनल तक 250 वोल्ट नहीं पहुंचेगा, घट जाएगा। क्या क्या घटेगा, एक तो आर्मेचर का अपना स्वयं का वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि आर्मेचर में भी भाई तार हैं, वाइंडिंग है, तो तारों में रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर करेगा। तो इस 250 में से आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप माइनस करेंगे। फिर ये शंट फील्ड लगी हुई है, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो यह कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, तो उस वोल्टेज ड्रॉप को इस 250 में से माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा वह लोड तक आएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन के दौरान, गणनाओं के दौरान आप क्या करेंगे कि जो लोड पर, जो यहाँ पर टर्मिनल पर वोल्टेज लेंगे VT, वही वोल्टेज आप यहाँ भी लेंगे शंट फील्ड पर भी, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। पैरेलल में आपको पता भी है ये चीज कि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होती है। जैसे करंट IA, आर्मेचर से IA करंट चलेगी यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंच करके दो भाग में डिवाइड हो जाएगी, भाग इधर आएगा, ये हो जाएगा हमारा ISH, और एक भाग इधर चला आएगा, ये हो जाएगा IL। करंट डिवाइड होगी, ठीक है, लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा, जो वोल्टेज यहाँ रहेगा वही वोल्टेज यहाँ भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अभी एक एग्जांपल जब करेंगे तो अच्छे से आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी, जिसमें हम एग्जांपल में देंगे टर्मिनल वोल्टेज इतना है और आपको उत्पन्न विद्युत वाहक बल कैलकुलेट करना है, और साथ ही अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है शंट जनरेटर का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी अभी नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और या तो 1 मिनट रुकिए, मैं आपको एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आप करिए, बाकी उसको फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन बताऊंगा। तो चलिए देखिए, ये न्यूमेरिकल आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको आप घर से करिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और जो है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और एक न्यूमेरिकल और करवा देंगे, साथ ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका शंट जनरेटर का वो बता देंगे। तो ये जो क्लासेज मैं चला रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये मैं फुल डिटेल में थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि YouTube पर आप सर्च करेंगे तो आपको DC जनरेटर या DC मोटर कुछ भी सर्च करेंगे तो तमाम वीडियोज मिल जाएंगे, लेकिन क्या है कि जो कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वही चीज़ें लोग बताते हैं। मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ, अगर आप इतनी गहराई से पढ़ लेंगे तो फिर कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कहीं से भी बनाए, वह क्वेश्चन का आंसर आप आराम से अपने आप कर पाएंगे, कहीं से भी घुमा दे
होता क्या है, अगर आप रट के गए हैं एग्जाम में, पास तो हो गए, इंटरव्यू में फंस गए। इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चन पूछता है। अब क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, आप अगर डीप नॉलेज नहीं है, आप अच्छे से पढ़े नहीं है, तो फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जो है, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखने में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ये लगे कि इतना सब पढ़ना बेकार है, लेकिन बेकार नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे तो वह आपके काम जरूर आएगा, क्योंकि मैं यही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि जब फुल डिटेल में, डीप नॉलेज में थ्योरी आपको पता होगी ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा भी बनाएगा एग्जाम में, वो आप आंसर कर ही पाएंगे। ऐसे रट के जाएंगे या ओरली कुछ चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, और भी स्टूडेंट्स के पास जो है इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।